अब हम नेक्स्ट कविता कुंवर उदय नारायण की बात सीधी थी पर भाषा के ऊपर है, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप इसका संदर्भ और प्रसंग, तो इसका संदर्भ वही रहेगा पहले जैसा ही कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर से अवतरित है। ये इसका संदर्भ है जो पूरी कविता के लिए एक ही रहेगा। और अब इसका प्रसंग देखिए कि इस अंश में कवि उन रचनाकारों पर व्यंग कर रहा है। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है जो अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए, कविता की भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए क्लिष्ट यानी कठिन, मतलब बहुत ही टिपिकल शब्दों का यानी भाषा का प्रयोग किया करते हैं। ये उन कवियों के लिए ये कविता मतलब एक व्यंग है। तो देखिए इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना यहाँ पर मुहावरा है, इसको नोट कर लीजिए आप। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा है ना, अल्टा पल्टा, मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तोड़ा मरोड़ा में भी अनुप्रास अलंकार है। और की बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होना मुहावरा है। पेचीदा होना मतलब पेच के समान घुमावदार हो जाना, मतलब और बिगड़ जाना। तो पेचीदा होना भी यहाँ पर मुहावरा है। अब देखिए इसका अर्थ। कहने का मतलब ये कि कवि ये कहना चाहता है कि वह जो बात पाठकों तक पहुंचाना चाहता था वह बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में थी, परंतु उसे प्रभावपूर्ण बनाने के चक्कर में, मतलब प्रभावपूर्ण बनाने के चक्कर में भाषा को और अधिक आकर्षक बनाने पर अधिक ध्यान देने के कारण जो बात का कंटेंट है, जो बात की का कथ्य है और उसकी जो सरलता है वो सारी क्या हो गई, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। मतलब सीधी सरल भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में जो बात थी वो बिल्कुल उसकी सरलता नष्ट हो गई और वो बात क्या हो गई और अस्पष्ट होती चली गई। मतलब कवि ने बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए भाषा में संशोधन किया, मतलब परिवर्तन किया, क्योंकि भाषा उलझ गई थी। शब्दों को बदला, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, उल्टा पुल्टा किया, मतलब उन शब्दों को की वाक्य रचना में फेरबदल किया। उसने प्रयास किया कि बात की सरलता बनी रहे, मतलब जो बात कवि कहना चाह रहा है उसकी सरलता बनी रहे तथा भाषा की क्लिष्टता और दिखावटी स्वरूप से छुटकारा मिले। क्लिष्टता मतलब उसकी कठिनता और जो मतलब दिखावटी जो उसका रूप प्रस्तुत कर रहा था उससे उसको छुटकारा मिले वापस, मतलब वह अपनी एज इट इज सरल भाषा में आ जाए। परंतु इससे बात और भाषा और अधिक उलझती चली गई। कहने का मतलब मामला और अधिक बिगड़ता गया। मतलब कवि एक सीधी सी सरल बात को अपनी सिर्फ दिखावटी और मतलब एक अच्छा सा प्रभाव डालने के चक्कर में, एक अपनी इमेज छोड़ने के चक्कर में उसे घुमा मतलब क्लिष्ट बनाता गया। उसे दिखावटी स्वरूप में प्रस्तुत करने के चक्कर में वो सीधी सरल बात बिगड़कर रह गई और उस बिगड़ी हुई बात को वापस उसी रूप में लाने के चक्कर में उन्होंने घुमाया फिराया, तोड़ा, उल्टा पुल्टा, मरोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन मामला और बिगड़
गया। देखिए नेक्स्ट, सारे इसका वही रहेगा, क्या कहते हैं, संदर्भ और इसका प्रसंग ये है कि क्लिष्ट शब्दों की कविता में अनुपयोगिता, मतलब कविता में अगर क्लिष्ट शब्दों की जरूरत नहीं हो फिर भी हम डाल देते हैं तो उससे जो उसके भावों को व्यक्त करने की जो मतलब वो होती है अभिव्यक्ति, वो बाधित होती है, मतलब उसमें बाधा उत्पन्न होती है। इसका इसमें वर्णन किया गया। तो देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मरना भी यहाँ पर एक मुहावरा है। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। बेतरह का मतलब होता है बिना सोचे समझे, और खोलने के बजाय यानी उसको स्पष्ट करने के बजाय, मतलब वो अपनी सीधी सरल बात को स्पष्ट करने के बजाय उसे और खोलता मरोड़ता गया, मतलब उसकी मुश्किलें और बढ़ती गई। मूल समस्या तो मतलब उसको और कसता गया, मतलब उसको और अस्पष्ट बनाता गया। और जो उसके जो करतब थे, मतलब जो तमाशाबीन, तमाशा देखने वाले जो लोग थे, उसके इस दिखावटी करतब को देखकर उसका प्रोत्साहन, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मतलब उसकी कहने का मतलब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। और चूड़ी यानी पेज के चक्कर में बात का जो मूल भाव था वो भी समाप्त हो गया। चूड़ी मर जाना मतलब उसका मूल भाव भी समाप्त हो गया, जो बात वो कहने जा रहा था, और वो बात प्रभावहीन हो गई और बेकार घूमने लगी। कहने का मतलब ये कि भाषा से पीछे रह गई, मतलब जो बात थी वो भाषा से पीछे रह गई, बेअसर हो गई, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अब देखिए इसका सीधा सा अर्थ। तो देखिए, कवि कहता है कि उसने जो सीधी सादी बात को व्यक्त करने के लिए उसको आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग करने की जो भूल की, इससे कविता में जो उस कविता में जो अंदर भाव था, मतलब निहित, उसके अंदर जो निहित भाव था वो क्या हो गया, अस्पष्ट हो गया। मतलब अब वो स्पष्ट नहीं सुनाई, मतलब समझ में आ रहा है जो कवि कहना चाहता था। और कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्य पूर्वक सोच विचार नहीं किया, बजाय इसके कि वह बात पर भाषा के कसाब को ढीला करता, मतलब जो भाषा पर उसने अपना कसाव कसा उसको वो ढीला करता, बल्कि उसे सरल बनाता। वह उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो उसे और अधिक कसता चला जा रहा था। मतलब कहने का उसने उस भाषा के अंदर जो क्लिष्ट शब्द डाले उनको निकालकर उसे सरल बनाने की बजाय वह उसके अंदर और अधिक शब्दों का प्रयोग करके उस भाषा को कसता चला जा रहा था। कवि के इस प्रयास पर तमाशा देखने वाले लोग जो उसकी प्रशंसा और वाहवाही कर रहे थे, इस शाबाशी से भ्रमित होकर कवि भाषा के पेज को और कसता ही जा रहा था। आखिरकार परिणाम वही हुआ जिसका उसे मतलब डर था, कि जो कथन है वो उसी प्रकार निष्प्रभावी यानी बेकार हो गया, जिस प्रकार पेज को जबरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है और वह कसने के स्थान पर बेकार ही घूमने लग जाती है। बात की चूड़ी मर गई, यहाँ पर रूपक अलंकार है और इसका मतलब है कि मूल भाव का प्रभाव नष्ट हो गया। हम जब भी किसी भी के भी ऊपर पेज कसते हैं और हम जबरदस्ती उसे कसे जाते, तो जब उस पेज की मतलब उस जिस पर कसते अगर उसकी चूड़ी मर जाती है तो वो पेज उसके अंदर फंस तो जाता है, लेकिन वो सिर्फ घूमता रहता है, बिल्कुल ढीला 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 घूमता रहता है। तो इसी प्रकार इसकी कविता का भी यही हाल हुआ कि मतलब वह
कविता को सजाने के चक्कर में कवि अपनी रचना को अप्रभावी बनाता गया और यही संदेश कवि कुंवर नारायण देना चाहते हैं उन कवियों को जो अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में उसकी 12 बजा देते हैं कविता की। कहने का मतलब ये है। अब देखिए नेक्स्ट, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। हम क्या करते हैं, जब किसी पर पेच कसते हैं तो वो कसता तो जाता नहीं, फिर वो ढीला ढीला घूमता रहता है, तो हम क्या करते हैं उस पेच को वहीं ठोक देते हैं कील की तरह, और ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। वह एक बार के लिए टिक तो जाती है, ऊपर से ठीक ठाक दिखता है कि जैसे भाई कसा गया, लेकिन वो अंदर जाकर वो पकड़ नहीं करता है और न उसमें ताकत थी। बाद में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? पसीना पोंछना यहाँ पर ये मुहावरा है, मतलब परेशान होना। इसमें यहाँ पर शरारती बच्चे की तरह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। बच्चे की तरह खेल रही थी, और आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग है। कसाव यानी पकड़ होता है। या इसमें मानवीकरण अलंकार और आक्षेप अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ये पसीना पोंछना मुहावरा है। ठोक दिया, उसी तरह उसी जगह ठोक दिया, ये मतलब ये एक उदाहरण के तौर पर समझाया गया है। तो देखिए इसका अर्थ देखिए आप। सबसे पहले इसका वो देख लीजिए प्रसंग। कवि इसमें कहना चाहता है कि जो हम जोर जबरदस्ती कठिन भाषा में शब्दों को ठोक देते हैं और वो प्रभावहीन हो जाती है और उसकी सरलता समाप्त हो जाती है, तो उसी प्रकार ये हमारी कवि मतलब इस कविता का हाल हुआ है। कवि यही कहना चाहता है। तो देखिए इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि जब चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करके भी अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर उसने अपने भावों को उसी क्लिष्ट भाषा में बलपूर्वक भर दिया। कहने का मतलब कि जो कवि वो कविता लिख रहा था उसने उस कविता को क्लिष्ट शब्दों से और प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बनी। तो अंत में उसने क्या किया कि उसने अपने मन के भावों को उस कविता में क्लिष्ट शब्दों से ही भर दिया और उसी से बलपूर्वक उस कविता को क्लिष्ट शब्दों से ही भर दिया। उसका यह कार्य ऐसा ही था जैसे कि कोई पेच की चूड़ी मर जाती है और उसे हम कील की तरह हथौड़े से ठोक देते हैं। उसकी कविता भी ऐसी हो गई थी। इससे वो पेच ऊपर से तो ठीक लगता है, परंतु अंदर से उसकी पकड़ में मजबूती और कसाव नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार क्लिष्ट और भावहीन भाषा में व्यक्त मनोभावों में सौंदर्य, आकर्षण, पाठक को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है। और अपनी असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। यह देखकर उसके मन के भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उसे छेड़ने लगे। मतलब उसके मन के भाव एक शरारती बच्चे की तरह, मन के भावों को ही शरारती बच्चा कहा, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसे छेड़ने लगे। उन्होंने कवि से पूछा कि क्या वह अभी तक सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया। मतलब कहने का कवि के जो मतलब ऐसी टिपिकल कविताएं लिखते हैं, उन कवि के मन के बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या अभी तक तुमने सरल शब्दों में और सरल भाषा में अपने मन के भावों को व्यक्त करने नहीं सीखा है। सरल भाषा अभी तक के प्रयोग से भी श्रेष्ठतम भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। कवि यही कहना चाहता है कि सरल भाषा में ही अभी तक के प्रयोग से भी श्रेष्ठतम भाव व्यक्त
किए जा सकते हैं। हमें कविता को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए टिपिकल शब्दों की या टिपिकल भाषा की आवश्यकता नहीं है। हम अपने भावों को सीधे सरल शब्दों में भी व्यक्त कर समझा सकते हैं। अब ये मेरी दोनों कविताएं यही समाप्त होती है और इसमें मैंने बताया था कि आपको कील की तरह और ठोक दिया तथा बात ने खेल रही थी में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ठोक दिया में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, कील की तरह में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और खेल रही थी में भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और बाकी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये कविता की व्याख्या आपको करनी है और इसके शब्दार्थ आप स्वयं रीड कर लेंगे। और इसके वैकल्पिक क्वेश्चन देखिए कि कविता के बहाने कविता की तुलना किससे सार्थक मानी गई है, तो बच्चे के खेलने से। और कर्तव्य शब्द में है व्यंग, मतलब इसमें कवि व्यंग कर रहा है उन कवियों को, तो ये कर्तव्य शब्द में है व्यंग। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो देखिए आपको इसके अति लघु और लघु दोनों करने हैं क्योंकि निबंधात्मक और व्याख्यात्मक प्रश्न तो आपके व्याख्या में चले जाएंगे, इसलिए आप केवल लघु और अति लघु ही कॉपी में करेंगे। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने का अभिप्राय आपको समझाना है। तो कवि ये कहना चाहता है कि आज के इस मशीनी और भौतिकवादी वातावरण में कविता का जो महत्व है और जो प्रभाव है उसको स्थापित करना चाहता है कि आजकल कविता में लोगों की रुचि कम हो गई है और मानवीय मूल्यों के रक्षा के लिए सामाजिक समरसता की दृष्टि के हिसाब से भी कविता आज भी प्रासंगिक है, मतलब उसका आज भी महत्व है। तो चिड़िया की उड़ान और फूलों का खिलना और बच्चों के खेल को प्रतीक बनाकर कवि कविता के असीम प्रभाव को ही सत्यापित किया गया है और कविता के महत्व को पुनः स्थापित करना ही कवि का लक्ष्य रह गया। मतलब कविता की महत्ता को वापस स्थापित, क्योंकि आजकल लोग कविता इतनी पढ़ते नहीं है, उनको समझते नहीं, देखते नहीं। आजकल इस मशीनी युग में मोबाइल, टीवी, पिक्चर और ये सब देखते हैं, तो कविता की ओर लोगों का रुझान कम हो गया है, इसलिए कवि कविता के महत्व को समझाना चाहते हैं। कविता की सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही क्या जाने, इसका अभिप्राय। तो बच्चे क्या खेल की तरह भेदभाव रहित एकता का संदेश देने वाले होते हैं। इसका वन लाइन में उत्तर है, तो यह आप अपनी कॉपी में कर लें। और बिना मुरझाए कौन महकता है तथा क्यों, तो इसमें फूल के बारे में बताया है कि फूल खिलता अवश्य किंतु समय के साथ वह मुरझा भी जाता है और उसका सुंदर रूप सुगंध समय की दया पर आश्रित होता है। इसके खिलने की उम्र भी बहुत छोटी होती है। इसके विपरीत कविता ऐसा फूल है जिसका आकर्षण युगों तक बना रहता है, इसकी दूर दूर तक महक फैलती है। इसका कारण यही है कि फूल एक क्षणिक प्राकृतिक घटना है। कविता मानव हृदय की चिंतन भावधारा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती रहती है, कभी मुरझाती नहीं है। और ये बाकी आपको अपने उसमें व्याख्या में आ जाएगा। और ये भाषा के चक्कर में सीधी बात टेढ़ी हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आता है। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं सारे। धन्यवाद। मेरा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ये आपको सब अपनी कॉपी में व्याख्या भी करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं क्रमबद्ध तरीके से और सारा रीड करके लिखना है। धन्यवाद।